सर एक तो क्लास नाइन्थ का सबसे लेंथी चैप्टर, ऊपर से पूरा न्यूमेरिकल से भरा हुआ। सर इस ग्रेविटेशन चैप्टर ने तो परेशान कर दिया है। तो बच्चों आज आपकी परेशानी का है आखिरी दिन, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चैप्टर ग्रेविटेशन के टॉप के 12 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चंस बड़े ही धांसू होने वाले हैं, वीडियो तक एंड में बने रहिएगा। बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 4 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बच्चों पहली बात तो ये कि हम अपनी वीडियो में कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं लेते हैं। क्वेश्चन का लेवल या तो एवरेज होता है या अबव एवरेज यानी कि स्टैंडर्ड लेवल होता है। बच्चों इजी क्वेश्चन आप लोग अपने स्कूल में आसानी से कर लेते हैं, प्रॉब्लम आपको होती है एवरेज और अबव एवरेज वाले क्वेश्चंस में। तो उन्हीं क्वेश्चंस को, उसी तरह के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। बच्चों दूसरी बात ये कि इस वीडियो के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते समय मैं न केवल आप लोगों को उन क्वेश्चंस का आंसर एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि उनके पीछे का हर एक टॉपिक, उनके पीछे का हर एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, ताकि न केवल आप इस वीडियो के क्वेश्चंस कर पाएं, बल्कि इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई दूसरे क्वेश्चंस भी अगर एग्जाम में आते हैं तो उन्हें भी आप उड़ा डालें। ठीक है बच्चों। तीसरी बात ये बच्चों कि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से उठाए गए हैं, उन टॉपिक से उठाए गए हैं जिससे कि आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सके। हालांकि बच्चों चैप्टर ग्रेविटेशन काफी लेंथी चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस को उठाऊं, जिससे हमारा मैक्सिमम टॉपिक जो है, मैक्सिमम टॉपिक्स हमारे वो कवर हो सके। बच्चों अगली बात ये कि इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं कहां से लेता हूं बच्चों, न केवल इस वीडियो के बल्कि जो बाकी के भी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें मैं कहां से लेता हूं बच्चों। उसका सोर्स है एक तो मॉडर्न एबीसी बच्चों फिजिक्स की, ठीक है, क्लास 9th की, और बच्चों ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, ठीक है, और बच्चों इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और बच्चों प्रदीप की बुक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और साथ में बच्चों ऑल इन वन, अरिहंत की ऑल इन वन। तो बच्चों ये सोर्स रहता है, यहां से क्वेश्चंस को उठाता हूं मैं, और साथ में लगाता हूं अपना दिमाग, ताकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा और घुमाया जा सके, उसे थोड़ा सा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाया जा सके। अब बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो क्या होते हैं बच्चों, क्लास 10th में देखो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। क्लास 9th से जब आप 10th में जाएंगे तो आपको भी यही होगा, इतने ही क्वेश्चन आप हो सकता है 50% से बढ़ा करके वो 60% तक कर दिया जाए, ठीक है। तो क्लास 9th के बच्चों को अक्सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता होता, और स्कूल में उनके टीचर भी अक्सर नहीं बताते। तो बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, एक तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सिंपल क्वेश्चन में आपको जो है डायरेक्टली कोई फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, कोई डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। लेकिन बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में रियल लाइफ कंडीशंस को जो है अप्लाई किया जाता है, ताकि बच्चा रियल में सोचे कि अगर सच में उसको सामने ये प्रॉब्लम आ गई तो वो इसको कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। वहां पर बच्चे की जो क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग होती है ना बच्चों, वो ज्यादा अप्लाई होती है बजाय रिमेम्बरिंग स्किल से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसमें लेकर के चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों वीडियो पर, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg has weight 375 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर। ओके बच्चों आप पाएंगे ना ये वाले क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के, वो आपको किसी बुक से नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg has weight 375 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर। ओके बच्चों, जुपिटर नाम का एक प्लेनेट है और उस पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, मास है उसका 15 kg, ओके, और उसका वेट कितना है सरफेस पर, 375 न्यूटन। बिल्कुल बच्चों, जुपिटर बड़ा प्लेनेट है, उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती है, इसलिए केवल 15 किलो का मास होने के बावजूद भी उसका वेट देखो कितना ज्यादा आ रखा है, ठीक है। ओके, जुपिटर पर द वेट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द जुपिटर। जुपिटर के सेंटर में बच्चों, सेंटर में बताइए उसका क्या क्या बताना है, हमें उसका वेट बताना है और मास बताना है, ठीक है। बच्चों वेट देखो, वेट जो होता है W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है ना। और किसी भी प्लेनेट के सेंटर पर बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी एट सेंटर, किसी भी प्लेनेट के सेंटर पर जी की वैल्यू बच्चों 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों जी का फॉर्मूला होता है GM/r²। अगर बच्चों आप सेंटर पर चले गए तो सेंटर पर
रेडियस क्या होगी अर्थ की अगर सेंटर पर ही आ गया तो ये r जो है वहां पर 0 हो जाएगा। r 0 होने से जो स्मॉल g का वैल्यू है यानी कि इसका वैल्यू वो 0 हो जाएगा और वेट कितना हो जाता है 0। तो सेंटर पर बच्चों वेट होगा 0 और मास कितना होगा बच्चों, मास ऐसा क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है जो कभी भी चेंज नहीं होती है बच्चों। ठीक है, मास कांस्टेंट रहता है तो मास उसका वही रहेगा 15 kg। ठीक है, 15 kg और वेट कितना हो जाएगा 0 न्यूटन। अब देख लीजिए आपका सही आंसर कौन सा है। अच्छा, पहले वेट बताना है फिर मास बताना है, यानी कि पहले 0 न्यूटन फिर 15 न्यूटन। 0 15 कहां लिखा है, ये लिखा हुआ 0 15। ठीक है, अगर बच्चों 15 0 लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब गड़बड़ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। अच्छा, हमें सही स्टेटमेंट को छांटना है बच्चों। पहली स्टेटमेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट इक्वेटर एंड लेसर एट पोल्स ऑफ द अर्थ। अच्छा बच्चों देखो, इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, हमारी अर्थ का पहले हम शेप बनाएंगे बच्चों। हमारी अर्थ बच्चों कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, वो कुछ इस शेप की है, ओवल शेप की है बच्चों। जैसे एप्पल होता है ना, ऊपर और नीचे से दबा हुआ और साइड से फैला हुआ, इस तरह का। ठीक है, ये जो रेडियस है बच्चों, ये जो रेडियस है ये रेडियस ऑफ पोल कहलाती है। पोल पर रेडियस है ना बच्चों, ये पोल्स है और ये इक्वेटर है। ठीक है, और ये जो रेडियस है बच्चों, ये रेडियस एट इक्वेटर है। ठीक है, आर ई क्यू लिखा है मैंने। ठीक है बच्चों, अच्छा हमें देखना है कि ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो पोल पर ज्यादा है या इक्वेटर पर ज्यादा है ना। तो बच्चों देखो, जी का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी भी प्लेनेट पर आपको निकालनी है, चाहे कोई भी प्लेनेट हो, तो उसका फॉर्मूला होता है gm/r²। जी का मतलब होता है बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, आप जानते हैं 6.67 × 10⁻11। ये तो कांस्टेंट है। m बच्चों यानी कि मास, उस प्लेनेट का मास जिस प्लेनेट की हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने जा रहे हैं, डिवाइड बाय r², मतलब कि उस प्लेनेट की रेडियस और उसका स्क्वायर। तो बच्चों यहां से साफ साफ पता लग रहा है इस फॉर्मूले से कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के स्क्वायर के। यानी कि जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, और जहां पर रेडियस कम होगा वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब रेडियस कहां पर कम है बच्चों, पोल पर रेडियस कम है। पोल पर रेडियस कम है, इक्वेटर पर ज्यादा है। ठीक है, और स्मॉल जी जो है रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब स्मॉल जी पोल पर वो ज्यादा हो जाएगा, इससे इक्वेटर से। इक्वेटर से तो कह रहा है कि पोल पर ज्यादा होगा। और इसमें क्या क्या बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि मोर एट इक्वेटर। बच्चों कहा गया इक्वेटर पर ज्यादा होती है, हमारा तो आंसर आ रहा है कि पोल पर ज्यादा होती है। इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, पहली गलत हो गई। अ शार्प नाइफ कैन आएगा बच्चों यहां पर, कैन इजिली कट वेजिटेबल्स बिकॉज लेसर एरिया प्रोवाइड्स मोर प्रेशर। बिल्कुल सही बात है बच्चों, अगर चाकू की धार तेज है, शार्प नाइफ है, तो बच्चों वो हल्का सा रखने पर भी, हल्का सा फोर्स लगाने पर भी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को आसानी से कट कर देगा। क्यों? क्योंकि बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो ध्यान से देखिए, प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ज्यादा है बच्चों किसी चीज का तो कम प्रेशर लगा पाता है, और अगर किसी का एरिया कम है तो वो ज्यादा प्रेशर लगा पाता है। तो बच्चों जो शार्प नाइफ होता है, तीखा तेज धार वाला चाकू, उसका सरफेस एरिया, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बच्चों वो कम रहता है। कम एरिया होने से वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर पाएगा, और बच्चों प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा तो जो वेजिटेबल है वो आसानी से कट जाएगा बच्चों। ठीक है, और जो ब्लंट नाइफ है, ब्लंट मतलब खुरदरा वाला चाकू, उसको वो उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा, फिर अगर हमें उसे कट करना है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी गई है बच्चों। तीसरी क्या है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफरेंट। नहीं बच्चों, डिफरेंट नहीं होती, कांस्टेंट होती है। मैंने बताया ना अभी 6.67 × 10⁻11। ठीक है, तो ये कह रहा अलग अलग होती है, अर्थ पर अलग होती है, मून पर अलग होती है। नहीं बच्चों, ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरी भी गलत है। चौथी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल बच्चों, ये लिखा हुआ देखो मैंने फार्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं आ रहा। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। ये कैपिटल एम जो है ना बच्चों, ये तो उस प्लेनेट का मास है जिस प्लेनेट की हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग उनका अगर मास है, उनको अगर हम सेम हाइट से सेम टाइम पर रिलीज करेंगे तो दोनों नीचे जो है सेम टाइम पर टकराएंगे बच्चों। ठीक है,
चाहे उन दोनों के मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस ही क्यों ना हो। तो बच्चों चौथा स्टेटमेंट भी सही है, तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको जो है न केवल क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों देखो, 4 अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन स्टेटमेंट थी, आपको 4 अलग अलग टॉपिक आपको सीखने को मिल गए। यही तो फायदा है बच्चों कि क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस की हेल्प से पूरे चैप्टर को समझ लेना, इससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, अगर बच्चों आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की हुई है ना, तब तो देखो आपको वीडियोस देखने पड़ेंगी, पहले आपको जो है उस टॉपिक को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टॉपिक्स कर रखे हैं, थोड़े बहुत भी अगर आपने कर रखे हैं, अगर एवरेज लेवल भी है आपका आप बच्चों का, तो भी आप इन 12 क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आएंगे? ये उस बच्चे को समझ में नहीं आएंगे बच्चों जिसने कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिसका निल है, जिसने पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, और जिसने नहीं करी है भाई, उसका तो राम ही मालिक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, मतलब मेरा मतलब है इस टाइम पर, अभी ये जनवरी का एंड हो रहा है बच्चों, और इस वक्त आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ है इस वक्त ये कंडीशन आपकी, तो बच्चों वो ठीक बात नहीं है। एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम द ट्री बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल। ठीक है बच्चों, ये अर्थ है, एक एप्पल गिरा, वो नीचे गिर जाता है एप्पल। ठीक है, न्यूटन फिर भी तो ऐसे ही गिरा था, अच्छा भला खा लेता उसको चुपचाप बैठ करके, कहाँ उसने जो है लॉज बना दिए, मोशंस की इक्वेशंस बना दी। बच्चों बताओ, आपके सामने इतनी लंबी चौड़ी फिजिक्स, बच्चों आधी फिजिक्स तो न्यूटन के जो 3 लॉ है ना मोशन के, उन्हीं पर खत्म हो जाती है। इतने जबरदस्त लॉ है, क्या दिमाग रहा होगा उसका। If F1 is the magnitude of the force exerted by the earth on the apple, अच्छा अर्थ ने एप्पल पर कितना फोर्स लगाया? F1 फोर्स लगाया। F2 is the magnitude of force exerted by apple on the earth, एप्पल ने अर्थ पर कितना फोर्स लगाया? F2। अच्छा, तो हमें बताना है बच्चों F1 F2 में से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। अक्सर बच्चे ये सोचेंगे कि भाई जो F1 फोर्स है वो अर्थ ने लगाया है एप्पल पर, और अर्थ तो बड़ी है, उसने ज्यादा फोर्स लगाया होगा एप्पल पर, एप्पल छोटा सा है तो बच्चों उसने क्या ही फोर्स लगाया होगा। ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, देखो चाहे भले ही एप्पल छोटा है, कम मास का है, और अर्थ बड़ी है और ज्यादा मास की है, लेकिन फिर भी बच्चों इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है ना, जिसे बोलते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो सेम है बच्चों। ठीक है, ये एप्पल भी अर्थ को उतने ही जोर से खींच रहा है जितने जोर से अर्थ एप्पल को खींच रही है। बस फर्क इतना है कि एप्पल का मास कम है तो एप्पल जो है अर्थ की तरफ चला जाता है और अर्थ जो है एप्पल की तरफ नहीं जा पाती, लेकिन दोनों के बीच में बराबर बराबर फोर्स है, दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगा रहे हैं। इसलिए बच्चों F1 और F2 दोनों बराबर होंगे, दोनों में से कोई भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप किसी बड़े आदमी को, अपने से ज्यादा वेट वाले इंसान को धक्का देते हैं, तो जितना फोर्स आप उस पर लगाते हैं तो वो भी आप पर उतना ही फोर्स लगाता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो F1 एंड F2 विल बी इक्वल बच्चों। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दे रखा है F1 F2 बराबर होंगे, लेकिन वो तो जीरो नहीं हो सकते ना वो। ठीक है, कोई ना कोई तो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ बकेट फिल्ड विद वाटर। ठीक है बच्चों, एक बाल्टी पानी की, ठीक है, और वो पानी से भरी हुई है, आपको इसे उठाना है बच्चों, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो भाई देखो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों। आप बाल्टी को उठा क्यों नहीं पा रहे? पहले तो ये देखो, आप बाल्टी को इसलिए नहीं उठा पा रहे हो क्योंकि बाल्टी नीचे को फोर्स लगा रही है, नीचे को फोर्स लगा रही है। कोई ऑब्जेक्ट नीचे को फोर्स कितना लगाती है? जितना उसका वेट होता है बच्चों, जितना उसका वेट होता है, W इज इक्वल टू M इंटू जी। ठीक है, इतना वेट लगाती है बच्चों, इसकी वजह से आप इस बाल्टी को आसानी से नहीं उठा पा रहे हो। ठीक है, जितना उसका वेट है बच्चों, आप उतना फोर्स लगा दीजिए तो आप इस बाल्टी को उठा देंगे। ठीक है, अगर आप इतना फोर्स लगा देते हैं ना उसके वेट के बराबर, तो आप उस बाल्टी को उठा देंगे। तो बच्चों जो पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन, अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, ये बिल्कुल ठीक है। जितना उसका वेट है ना, आप उतना फोर्स ऊपर को लगा दीजिए, बाल्टी उठ जाएगी। ठीक है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उठेगी। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया उससे, तो क्या होगा सर? अगर आपने उसे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बच्चों तब उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं उठाएंगे, आप उसे एक एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से उठाएंगे, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको केवल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उठाएं, तो बच्चों जितना उसका वेट है उतना फोर्स लगाना इनफ होगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? अ फोर्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन इट, किसके बराबर? जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ उस पर लगा रही है उसके बराबर। बच्चों बिल्कुल सही है ये आंसर भी। भाई एक ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है? ये ऑब्जेक्ट नीचे को वेट क्यों लगा रहा है पहले बताओ? क्योंकि अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रहा है।
अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उतना ही तो वेट आता है बच्चों। आपका वेट कितना है, जितना फोर्स ग्रेविटेशन जो है, किसका ग्रेविटेशन, अर्थ का ग्रेविटेशन आप पर लगा रहा है, उतना ही आपका वेट है। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल वही सही है बच्चों, बल्कि वो दोनों सेम चीजें ही हैं, अलग अलग तरीके से कही गई हैं। तीसरा क्या है, अ फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, इस बाल्टी का मास इनटू इस बाल्टी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि जी। तो बच्चों यही तो वेट के बराबर होता है और यही ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है। तो बच्चों यही स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी अबोव। ठीक है, केवल पहले वाले ऑप्शन पर देख करके टिक मत करके चले आना, पूरे पढ़ना पहले ऑप्शंस। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है ऑल दी अबोव। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, घुमा देगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने डायरेक्ट लिया है बुक से। An object is put in 3 liquids having different densities। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को बच्चों 3 अलग अलग लिक्विड में डाला गया, वो 3 अलग अलग लिक्विड थे, उनकी डेंसिटी अलग अलग थी। ठीक है, अच्छा, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, ऑब्जेक्ट जो है बच्चों तैरता है उनके ऊपर, किस किस कैसे तैरता है, विद 1/9, विद 2/11 एंड 3/7 पार्ट्स ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड सरफेस इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी D1, D2 एंड D3। अच्छा बच्चों, इस बात का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, देखो मैं पहले आपको एक बात बताता हूं, है ना, आपने आइस को पानी में डाला होगा। आइस को जब हम पानी में डालते हैं ना, तो देखो बच्चों मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए ये पानी का सरफेस है। ठीक है, किसी ग्लास में, किसी भी कंटेनर में पानी का सरफेस, ये पानी का लेवल है बच्चों। अगर आपने इसके अंदर बर्फ डाल दी बच्चों, तो बर्फ पानी में तैरती है, लेकिन कैसे तैरती है बच्चों, उसका एक मैक्सिमम पार्ट, मेजर पार्ट तो जो है वो पानी के नीचे रहता है और माइनर पार्ट ऊपर रहता है बच्चों। सर ये कितना पार्ट ऊपर रहता है बच्चों, तो बच्चों ये जो है बर्फ का 1/10 पार्ट जो है वो पानी के ऊपर रहता है। इस बात का मतलब क्या है सर 1/10 पार्ट, मतलब कि अगर इस बर्फ के मैं 10 टुकड़े कर दूं, 10 पार्ट में अगर इसको डिवाइड कर दूं मैं, तो इसके 10 में से 9 पार्ट तो नीचे रहेंगे पानी के और 1 पार्ट ऊपर रहेगा। ये 1/10 फ्रैक्शन है इसका, जो ये चीज पानी के ऊपर है इसका फ्रैक्शन है। ठीक है, हाँ अगर मैं इसको 10 पार्ट में तोड़ दूं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, मान लीजिए पूरी बर्फ है, बर्फ ये पूरी की पूरी बर्फ है मान लीजिए। तो देखो बच्चों, इसके 9 पार्ट तो नीचे हैं, 10 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पार्ट तो इसके नीचे हैं और 1 पार्ट पानी के ऊपर है बच्चों। ठीक है, तो 10 पार्ट हो गए टोटल, 10 में से 1 पार्ट इसका ऊपर है, तो ये मतलब है इसका बच्चों। तो यहां पर ये जो लिखे गए हैं ना 1/9, 2/11, 3/7, ये वही पार्ट्स हैं बच्चों जो पानी के ऊपर हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया इन फ्रैक्शंस का क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, इतना पार्ट उनका आउटसाइड द लिक्विड है बच्चों, लिक्विड सरफेस के बाहर है इतना पार्ट उनका। ठीक है, अच्छा अब आप सोचोगे सर ये अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, 1/9, 2/11, 3/7, ये अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों उस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को 3 अलग अलग लिक्विड में रखा गया है। अब वो 3 लिक्विड जो अलग अलग है बच्चों, उनकी डेंसिटी भी अलग अलग होगी, तो बच्चों वो अलग अलग अमाउंट में बुओयंट फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसलिए उनका अलग अलग फ्रैक्शन का पार्ट पानी से बाहर रहेगा। समझ में आई इतनी सी बात। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अगली चीज पर। ठीक है, अच्छा आगे क्या है बच्चों, ठीक है, एक ये लिक्विड है बच्चों, इसकी डेंसिटी मान लीजिए D1 है। ठीक है, इसकी डेंसिटी बच्चों D2 है और एक तीसरा लिक्विड जिसकी डेंसिटी D3 है। बच्चों एक ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को बारी बारी में डुबाया गया और उसका कितना पार्ट बाहर है, इसके से 2/11 नहीं सॉरी 1/9 पार्ट बाहर है। ठीक है, 1/9 पार्ट बाहर है और इसमें 2/11 पार्ट इसका बाहर है और 3/7 पार्ट उसका बाहर है। ठीक है, अच्छा बच्चों ये जो, बच्चों ध्यान रखना, आप ये मत देखना कि इसका 1 पार्ट बाहर है, इसका 2 है, इसका 3 है तो ये ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है बच्चों। नीचे का जो कंटेंट है, नीचे डिनोमिनेटर, वो तो बदले हुए हैं। ठीक है, तो आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, ये फ्रैक्शन क्या शो कर रहा है कि उसका कितना पोर्शन पानी से बाहर है। ठीक है बच्चों, जो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ध्यान सुनिएगा, जो फ्रैक्शन बड़ा होगा इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा पार्ट पानी से बाहर है, और एक ऑब्जेक्ट का कितना पार्ट बाहर है ये क्या शो कर रहा है, ये इस बात को शो कर रहा है कि लिक्विड जो है उस पर उतना ज्यादा बुओयंट फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। भाई जो लिक्विड जिस ऑब्जेक्ट पर जितना ज्यादा बुओयंट फोर्स अप्लाई करेगा उस ऑब्जेक्ट का उतना हिस्सा बाहर रहेगा, सीधी सी बात है। जो लिक्विड कम बुओयंट फोर्स अप्लाई करेगा उसका ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर रहेगा और कम हिस्सा बाहर रहेगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब
जिसका मतलब जिसका जो इनमें से बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है, जो इनमें से बड़ा फ्रैक्शन है उतना पोर्शन उसका बाहर है और उतना ही ज्यादा वो फ्लूइड, वो लिक्विड बुओयंट फोर्स अप्लाई कर रहा है। और बच्चों बुओयंट फोर्स ज्यादा अप्लाई कौन करता है? जो ज्यादा डेंस लिक्विड होता है। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा बुओयंट फोर्स अप्लाई करता है। तो बच्चों इसका मतलब आप इन तीन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लीजिए। इनमें से ये देखिए बड़ा कौन सा है। जो फ्रैक्शन बड़ा होगा इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पर उस केस में ज्यादा बुओयंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। और बच्चों ज्यादा बुओयंट फोर्स अप्लाई हो रहा है कौन करता है ज्यादा? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इन तीनों को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब इन तीनों को सॉल्व करने का बच्चों एक मेथड तो है बच्चों, इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, जैसे क्लास 7th में आपको समझाया जाता था, ठीक है। इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो, फिर जो इनके न्यूमरेटर को आप क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिएगा। या बच्चों आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इनको सीधे सीधे डिवाइड कर लीजिए। 1 को जब 9 से डिवाइड किया जाता है बच्चों ये आता है 0.11। 2 को जब डिवाइड किया जाएगा 11 से तो इट विल बी 0.18, ठीक है। और बच्चों जब 3 को 7 से डिवाइड किया जाएगा इट विल बी 0.428 या 42 रख लो। तो बच्चों देखो ज्यादा कौन है? ज्यादा ये है बच्चों। और इन दोनों में से ज्यादा ये है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ज्यादा बाहर है। इसका मतलब ये वाला लिक्विड ज्यादा बुओयंट फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। और इसका मतलब यही लिक्विड है जो सबसे ज्यादा डेंसर है, यानी कि, और ये कौन है? D3। यानी बच्चों D3 की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर D2 की इससे कम है, और सबसे कम किसकी है? D1 की, ठीक है। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी सही होगा बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा 6th क्वेश्चन बच्चों, 6th क्वेश्चन है असर्जन रीजन क्वेश्चन है बच्चों। क्या है? एवरी 2 पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन ईच अदर। सही बात है। यट फिर भी दे कैन नॉट मूव टुवर्ड्स ईच अदर। बिल्कुल सही बात है बच्चों। हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों ऐसा फोर्स है बच्चों जो हर 2 ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एक दूसरे पर लगाती हैं बच्चों, कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पर मेरे अराउंड जितनी भी ऑब्जेक्ट्स रखी गई हैं वो सब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेकिन बच्चों तब भी वो एक दूसरे की तरफ मूव होती हमें नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा ही वीक फोर्स है। इनफैक्ट ये तो यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स है बच्चों, इससे ज्यादा कमजोर फोर्स दूसरा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, ठीक है, बिल्कुल। और रीजन क्या लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशन पुल जो है इतना वीक है कि वो ओवरकम नहीं कर पाता किसको? फ्रिक्शनल फोर्स को बिटवीन देम। बिल्कुल सही बात है भाई, वो उसे ओवरकम ही नहीं कर पाता, बहुत कमजोर फोर्स है, ठीक है। यानी रीजन भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बच्चों फोर्स ज्यादा कब लगेगा? ये जब ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि अर्थ, सन या बाकी के प्लैनेट्स, मून, ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं हमारी, वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाती हैं क्योंकि उनका मास ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा 7th क्वेश्चन क्या है बच्चों? 7th क्वेश्चन है कि अ बकेट फुल ऑफ वाटर अपीयर्स लाइटर इनसाइड द वाटर। बिल्कुल सही बात है बच्चों। जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो जब तक पानी से भरी बाल्टी पानी के अंदर रहती है, कुएं के पानी के अंदर रहती है, कुएं के पानी के लेवल से बाहर नहीं आती, तब तक वो हमें हल्की लगती है। जैसे ही बाहर आती है तो क्या होने लग जाता है? हमें वो भारी लगती है, ठीक है। तो बच्चों जैसे कुआं है, ये कुएं में पानी का लेवल है, जब तक क्या है, जब तक पानी की बाल्टी पानी के अंदर है हमें हल्की फील होती है, लेकिन जैसे ही वो इस लेवल से बाहर आती है हमें भारी लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों पानी के अंदर ना नीचे से वाटर उस पर बुओयंट फोर्स लगा रहा होता है बच्चों, बुओयंट फोर्स लगा रहा होता है, इसलिए हमें हल्की लगती है, ठीक है, इसलिए हमें हल्की अपीयर होती है। जो हमें अपीयर होती है ना बच्चों वो होता है अपेरेंट वेट, ठीक है। तो पानी के अंदर इसका जो अपेरेंट वेट आता है बच्चों, अपेरेंट वेट कहते हैं उसको। अपेरेंट मतलब हमें अपीयर हो रहा है, रियल में नहीं है उतना वेट, रियल में तो ज्यादा है, हमें अपीयर हो रहा है। तो अपेरेंट वेट बच्चों वो क्या होता है भाई? जो इसका एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट W, इसका एक्चुअल वेट माइनस में बच्चों बुओयंट फोर्स किधर को लग रहा है? ऊपर को। वेट किधर को लग रहा है? नीचे को। बुओयंट फोर्स किधर का लग गया? ऊपर को। यानी कि बुओयंट फोर्स ने हमारी हेल्प कर दी। तो जो एक्चुअल वेट था उसका W, उसमें से माइनस कर दे अगर उस बुओयंट फोर्स को, तो जितना वेट आएगा वही वेट हमें अपीयर होता है, वही वेट हमें अपीयर होता है, ठीक है। वेट लग रहा है नीचे को, W लग रहा है नीचे को, बुओयंट फोर्स लग जा रहा है ऊपर को, ठीक है। तो नेट वेट कितना आएगा? अपेरेंट वेट, एक्चुअल वेट माइनस बुओयंट फोर्स। और यही बच्चों लिखा हुआ है, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बुओयंट फोर्स। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर
फिर से सही आंसर हो जाएगा बच्चों। साथ में एनसीईआरटी की बुक और एक नोटबुक निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि अब होने वाले न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसके बाद और पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व हो जाता है बच्चों तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं होता है तो बाद में आप वीडियो को अनपॉज करके उसे वीडियो को प्ले करके और तब उसको देखिएगा। ठीक है, नोटबुक निकाल लो फटाफट से। ठीक है, अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ गया बच्चों न्यूमेरिकल जिससे आप लोग घबराते हैं। What is the weight of the object of mass 25 kg on the planet whose mass ये साथ में आएगा। ठीक है, whose mass is 6 into 10 to the power 24 kg and radius 6400 किलोमीटर। अच्छा बच्चों देखो क्या है, एक प्लेनेट है। ठीक है, पूरा मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा, कोई कमी नहीं छूटेगी बच्चों। अगर आपका पढ़ने का मन है, अगर आपका पढ़ने की नीयत है आपको, तो मेरी जिम्मेवारी है बच्चों आप लोगों को करवाने की। ठीक है, ये है प्लेनेट आपका। ठीक है, और इस प्लेनेट का मास कितना दे रखा है? इसका मास दिया हुआ है आपको 6 into 10 की पावर 24 kg। ठीक है, और इस प्लेनेट का रेडियस आपको दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को बच्चों अगर मीटर में बदलूं तो 6400 को मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3 यहाँ है बच्चों, 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो 5 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगी रेडियस इस प्लेनेट की। व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20। तो बच्चों इसके सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 25 kg, तो इसका वेट कितना होगा बच्चों? तो बच्चों वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। मास कितना है? मास है 25 kg इंटू जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है उस पर, वो हमें नहीं पता। तो बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए ही तो ये सब बातें दी गई हैं आपको। अभी अभी मैंने बताया था किसी भी प्लेनेट पर अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो चलो लगाने जा रहे हैं। तो जी का वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। जी का वैल्यू है यहाँ पर, मतलब कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू में मास कितना है उस प्लेनेट का, वो है 6 इंटू 10 टू द पावर और 24 kg डिवाइड बाय आर स्क्वायर कितना, ये रहा बच्चों आर स्क्वायर, यानी कि 64 इंटू 10 टू द पावर 5 और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चों तो ये मास जो है ना, ये मास ये अर्थ का ही है और ये रेडियस जो है ये अर्थ की है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आएगी उस पर? बच्चे इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इट विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब जी की वैल्यू रख दीजिए 9.8। बच्चों देखो, अच्छा पहले इसको पूरा कर लेते हैं। 25 इंटू 9.8, 25 इंटू 9.8 इट इज 245। 245 क्या वेट है ना, तो न्यूटन में आएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन को मैं सीधा सीधा भी दे सकता था कि मास इतना है और उस प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी है, वेट निकालो, तो आप m इंटू जी कर देते बच्चों। आसान क्वेश्चन हो जाएगा ना, ये आसान क्वेश्चन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन तो अपने स्कूल में कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, कुछ नया सीखे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले निकाली हमने भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बच्चों एक तो शुक्र मनाओ ये लकीली अर्थ का ही है, वरना इसको सॉल्व करना पड़ता बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ता अगर ये वैल्यूज चेंज हो जाती और किसी दूसरे प्लेनेट के बारे में अगर इसमें कंडीशंस दी हुई होती तो बच्चों सॉल्व करना पड़ता और तब जाकर के यहाँ पर वो वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तब मल्टीप्लाई करके वेट निकलता। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 9th क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 2 kg ईच। अच्छा, दोनों का मास 2 kg है। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज 1 न्यूटन। अच्छा ठीक है, करते हैं बच्चों। ठीक है भाई, दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है बच्चों, फिजिक्स में ना अगर आपको कभी स्टेटमेंट समझ में ना आए तो उसका फिगर बनाया करो। क्या करना है, अगर समझ में नहीं आए तो फिगर बनाया करो। फिगर आपकी बड़ी हेल्प करता है बच्चों। फिगर बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास कितना है 2 kg और इसका मास भी भाई का 2 kg है। ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो तो निकालनी है सर आपको। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मान लेते हैं d है, डिस्टेंस d मान लेते हैं। अच्छा, उनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि Fg बोल देते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg, F का मतलब फोर्स और G का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना है 1 न्यूटन है। तो बताओ उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है बच्चों, अभी करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। चलो
कहाँ करें, यहां कर लेते हैं बच्चों। एफ जी इज इक्वल टू जी का वैल्यू कितना है बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। इंटू में m1 इंटू m2 यानी कि 2 इंटू 2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस तो आपको निकालनी है बच्चों, और एफ जी की वैल्यू दे रखी थी कितना 1 न्यूटन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी स्क्वायर उधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 6.67 इंटू 2 इंटू 2 करना पड़ेगा ना, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं 6.67 इंटू 4, इट इज 26.68 इंटू 10⁻⁻11, ये आ गया बच्चों। अब d यहां रहेगा और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा बच्चों। अब आप लोग फंस गए, यहीं पर तो आप लोग अब मार खा जाते हो। इसके बाद अब बच्चे कर ही नहीं पाते हैं कि सर कैसे होगा। तो बच्चों आज के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना कि इस तरह का क्वेश्चन भले ही ये 26.68 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो या ना हो, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ऐसे उड़ाने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो कैसे करना है बच्चों। सबसे पहले तो आप ये देखो कि स्क्वायर रूट ना दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है उसके ऊपर भी है। इसका तो चलो हम निकालेंगे, लेकिन 10⁻⁻11 का निकालने के लिए बच्चों आपको पता है ना ये बात, देखो 10 की पावर अगर 4 है तो उसको मैं 10 की पावर 2 लिख दूंगा ना। 10 की पावर 4 है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो मैं 2 लिख सकता हूँ। 10 की पावर 6 अगर उसका स्क्वायर रूट है, उसके ऊपर रूट है, तो उसे मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अगर 10 की पावर 10 है तो उसको मैं क्या लिख दूंगा 10 की पावर 5। लेकिन बच्चों अगर 10 की पावर 9 है, ओड नंबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, अब गड़बड़ा जाती है। तो वहां पर भी तो ओड नंबर है 11, उसको इवन नंबर में बदलिए, एक जीरो लाइए उसके लिए। कैसे लाएंगे बच्चों आप, ठीक है, यहां से इस डेसिमल को, ये जो डेसिमल भाई साहब है ना, इनको दाएं बाएं ले जा करके, लेफ्ट राइट ले जा करके मैं इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। अच्छा, डेसिमल को अगर बच्चों मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने 266.8 कर दिया, डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करने पर क्या होता है, हमें 10 की पावर कम करनी पड़ती है। अगर डेसिमल को आप यहां से यहां शिफ्ट करना चाहते हैं ना बच्चों राइट हैंड साइड में, तो आपको 10 की वैल्यू, 10 की जो पावर है, सॉरी वैल्यू नहीं, 10 की जो पावर है उसे कम करना पड़ता है। अगर आप एक स्टेप राइट में जाते हैं तो आपको 10 की पावर 1 कम करनी पड़ती है। तो चलो कम करते हैं। बच्चों कम जब मैं करूंगा तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, मुझे 1 कम करनी है, आपको लग रहा होगा 10 हो जाएगी। नहीं बच्चों, माइनस में चल रहा है फॉर्मेट, माइनस में, और माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा हो जाता है। तो अगर मुझे 10 की पावर को, जो कि -11 है अभी, अगर मुझे उसे कम करना है तो मुझे उसे -12 करना पड़ेगा बच्चों। अब हुई है वो कम, क्योंकि माइनस में चल रही है चीजें। अगर प्लस में चल रही होती तो बच्चों बिल्कुल 11 की जगह मैं यहाँ 10 लिखता, ठीक है। लेकिन अभी माइनस में चल रहा है सिस्टम, तो 12 करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके ऊपर रूट, ठीक है। समझ में आया आपको, डेसिमल राइट में चला गया और पावर 1 कम हो गई, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब मैं 10 की पावर -12 को क्या लिख दूंगा, 10 की पावर -6। तो इसका तो हो गया बच्चों, इसके ऊपर से तो रूट खत्म हो गया 10 का, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 266.8 की। सर इसका नहीं पता हमें कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, है ना। हमें सर 25 का पता है 5 होता है, हमें 16 का पता है 9 होता है, 9 का पता है हमें 3 होता है, 4 का पता है 2 होता है। सर इसका तो हमें नहीं पता। बच्चों पहली बात, आपको कम से कम 30 तक तो आपको पूरे पता होने चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर 30 तक अगर पता भी है तो क्या फायदा, 266 पॉइंट ना तो आता ही नहीं किसी का। तो कोई बात नहीं बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसे कैसे करेंगे। अब 266 के आसपास कोई कंप्लीट नंबर स्क्वायर, कोई कंप्लीट स्क्वायर नंबर जो है ढूंढिए, सोचिए जरा। तो बच्चों मैं सोच पा रहा हूं 16 का स्क्वायर जो होता है ना बच्चों, 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर वो होता है 256 हाँ 256 होता है, ठीक है। अच्छा, और बच्चों 17 का स्क्वायर जो होता है ना वो कितना होता है 289। और जरा देखिए ये नंबर इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है, 256 से बड़ा है और 289 से छोटा है। तो जब भी आपको ऐसे कोई डेसिमल में आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको जो है उससे छोटे वाला नंबर का स्क्वायर की फॉर्म में लिख लीजिए और एक उससे बड़े वाला लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 266 से जस्ट छोटा कौन सा है 256 जो कि 16 का स्क्वायर है, और यहाँ लिख दिया है उससे जस्ट एक बड़ा 289 जो कि 17 का स्क्वायर है, ठीक है। अब बच्चों देखो ये इन दोनों के बीच में लाई करता है
266.8 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं बच्चों। इन दोनों के बीच में, जस्ट इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आएगा बताओ मुझे। 256 और 289 के जस्ट बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो बच्चों इन दोनों के जस्ट बीच में नंबर आएगा 272 आएगा नहीं आएगा इन दोनों के जस्ट बीच में? तो बच्चों यहां पर भी इन दोनों के जस्ट बीच में 16 और 17 के जस्ट बीच में कौन सा नंबर आएगा? 16.5, उसका स्क्वायर। बच्चों चाहे आप करके देख लीजिए, 16.5 का स्क्वायर इतना ही आएगा। ठीक है, कैसे आया सर? 256 और 289 के जस्ट बीच में कौन सा नंबर आता है? 272। और 16 और 17 के जस्ट बीच में नंबर कौन सा आता है? 16.5। ठीक है, तो देखो हम पहुंचे उसके पास, थोड़ा सा पास पहुंच गए ना, 272 पास पहुंच गए उसके। अब 256 यानी 256 और 272 इन दोनों के बीच में जस्ट बीच में कौन सा नंबर आता है? इन दोनों के जस्ट बीच में नंबर आता है 264, है ना। और 16 और 16.5 के जस्ट बीच में कौन सा नंबर आएगा? वो आएगा 16.25, उसका स्क्वायर। आप करके देख लीजिएगा बच्चों, 16.25 का स्क्वायर 264 ही होगा। ठीक है, इतना ही होगा। अच्छा, हम पास और पास पहुंच गए, देखो 264 पर आ गए हैं, ये 266 है बच्चों। तो बच्चों देखो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं रहा। अगर आप बच्चों 16.25 भी लिख देते हैं ना, तब भी कोई गलत बात नहीं है बच्चों। ठीक है, 16 तो आ गया ना कम से कम, तो आसपास तो आप पहुंच ही गए आंसर के। ठीक है, पर चलो हमें कितना ज्यादा है? ये 266 2 ज्यादा है, तो 266 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों? 16.3 का हो जाएगा बच्चों, या 4 का हो जाएगा। ठीक है, कितने का लिख देते? चलो 3 का लिख देते हैं। ठीक है, 3 का हो जाएगा, यानी 266 किसका स्क्वायर है? 16.3 का, यानी कि 266.8 की जगह मैं लिख सकता हूं 16.3। ये आ गया बच्चों, देखो 16.3 इंटू 10⁶ मीटर, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। इतनी डिस्टेंस है उनके बीच में। तो देखो कैसे आपने एक ऐसे नंबर को जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ऊपर से डेसिमल में है, उसका आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया, बिना किसी कैलकुलेटर की हेल्प से, बिना किसी ज्यादा मुश्किल वाली कैलकुलेशन की हेल्प से, बिना कोई ऐसा जो वो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड होता है ना, वो भी हमने इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे करके बच्चों आप निकाल सकते हैं बच्चों। हालांकि इसको करने में मुझे अभी टाइम लगा है, तो बच्चों को समझाने में लगा है। जब आप इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप भी इसको फटाफट कर सकते हैं, सेकंड्स में कर लेंगे आप लोग। ठीक है, 30 सेकंड 40 सेकंड बच्चे स्पीड बनाने में बात है, और कुल मिला के बात है प्रैक्टिस पर। तो ये आ गई है डिस्टेंस उनके बीच की। ठीक है, तो मुझे बताइएगा आप कमेंट में कि कैसे लगा आपको ये मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड, ऐसे करीब जा करके निकालना। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन क्या है हमारा? 9th नहीं बच्चों, 10th क्वेश्चन है। अ चाइल्ड वाइल प्लेइंग ऑन रूफ, अच्छा एक बच्चा जो है छत पर खेल रहा है, ड्रॉप्स अ कॉइन फ्रॉम 44.1 मीटर। ठीक है बच्चों, ये रही छत, कितनी? 44.1 मीटर की छत है। ठीक है, और यहां से उसने क्या किया? एक सिक्का गिरा दिया। ठीक है, गिरा दिया। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अच्छा, 10 मीटर जब सिक्का नीचे आ जाएगा, 10 मीटर बच्चों कितना? मान लीजिए 10 मीटर यहां पर आ गया सिक्का। ठीक है, ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 10 मीटर। ठीक है, फिर से याद दिला दूं, फिगर में बात चल रही है, फिगर से बड़ा ही आसान हो जाता है बच्चों काम करना। तो 10 मीटर नीचे आ गया, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है? लिखा है ना, वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो बताओ कितनी है बच्चों? जब सिक्का ऊपर से ड्रॉप हुआ है तो आपको पता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, अच्छा 10 मीटर उसने दूरी तय कर ली, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? हम करेंगे इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, फ्री फॉल की तीसरी इक्वेशन। तो v कितना है सर? निकालना है। u कितना है सर? u तो 0 है, इज इक्वल टू 2g। बच्चों g कितना लोगे? अच्छा g बच्चों अभी दे नहीं रखा इन्होंने, 10 तो दिया नहीं है, तो हमें कौन सा रखना पड़ेगा? 10 आप तभी रखते हैं जब मेंशन हो, अगर मेंशन नहीं है तो 9.8 ही रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, 10 तभी रखेंगे जब दिया है। इंटू h, कितना हाइट बच्चों? अब कुछ बच्चे हाइट रख देंगे 44.1 और अपने आंसर को गलत कर बैठेंगे। बच्चों हाइट कितनी? 10 मीटर की निकालनी है भाई आपको, कि 10 मीटर जब उसने ट्रेवल कर दिया तब कितनी वेलोसिटी थी। तो आप यहाँ पर 10 रखिए बच्चों, 10 रखिए यहाँ पर। ठीक है, चलो सॉल्व करो। अच्छा, v² इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8, 19.6 इंटू में 10, ये 19.6 है बच्चों। ठीक है, 19.6, और v² इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो 196, और v का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 196, यानी कि v का वैल्यू आ गया बच्चों कितना होता? 14 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों 10 मीटर नीचे यहाँ पर
इस कॉइन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। सर आया समझ में या नहीं? ठीक है, अब करते हैं दूसरा पार्ट, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा, ग्राउंड तक पहुंचने में। चलो भाई, ग्राउंड तक पहुंचते उसको 14.1 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। और हमें क्या निकालना, टाइम ना। तो टाइम आता है पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों? पहली अगर यूज करता हूं मैं तो v चाहिए होता है, v तो है ही नहीं मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। अब बच्चे सोचेंगे सर ये निकाल तो दिया v। अरे भाई ये v तो यहाँ पर है 10 मीटर नीचे, अब तो उसको पूरा ग्राउंड को टच करवाना है, तो यहाँ थोड़ी पता है हमें v। ठीक है, ध्यान दिया करो कहाँ की v निकालनी है, बस v देखते ही v मत घुसेड़ दिया करो बीच में। ठीक है, अच्छा। तो हाँ, अब हम फार्मूला यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल, दैट इज h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि h हमारे को दिया हुआ है 14.1 इज इक्वल टू u कितना है बच्चों, वो तो जीरो ही है। अब ये u जीरो होगा तो वो t को भी जीरो कर ही देगा, तो जीरो ही कर देता हूं मैं, प्लस में हाफ इंटू नीचे आते समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव ली जाएगी बच्चों, प्लस का 9.8 लिया जाएगा क्योंकि नीचे आते समय वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, प्लस का 9.8 इंटू में टी स्क्वायर, अब टी तो नहीं पता भाई, अच्छा टी तो निकालना है सर, क्या अभी भूल जाते हैं, क्या करें भाई। 14.1 इज इक्वल टू 14.4 44.1 इज इक्वल टू बच्चों 2 9.8 को मार देगा कितने पर, 4.9 पर, तो ये आ जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 44.1 अपॉन में 4.9। इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो आई थिंक ये 9 आता है शायद, है ना। 44.1 डिवाइड बाय 4.9, यस बच्चों इट इज 9। तो यहां से t का वैल्यू हमारा हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा, 9 का रूट बन जाएगा, 3 सेकंड आ गया। 3 सेकंड में वो सिक्का नीचे गिर जाएगा पूरा जमीन पर। ठीक है, अच्छा तीसरा पार्ट क्या निकालना है, वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों मैं लगा सकता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, v निकालना है और u कितना दे रखा है, u है u तो जीरो है बच्चों, g कितना है, g है 9.8 इंटू टाइम कितना, टाइम कितने टाइम में वो नीचे पहुंच गया, 3 सेकंड में। तो बच्चों 9.8 इंटू 3 करना है, 9.8 इंटू 3 इट इज 29.4 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। और पूछेगा अगर कितने मोमेंटम से टकराया, तो मास दिया नहीं है कि उसका कॉइन का मास को कॉइन की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। कब, अगर मोमेंटम पूछा हो तो, कि कितना मोमेंटम वो ग्राउंड को ट्रांसफर करेगा, पर पूछा नहीं है अभी। ठीक है, पूछा नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आया कि नहीं कमेंट में बताओ मुझे। चलते हैं बच्चों 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 16 न्यूटन। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट है, ये रही दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, वो है 16 न्यूटन। ओके, और मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स गेट्स हाफ्ड, दोनों ऑब्जेक्ट के मास आधे हो गए, डिस्टेंस उनके बीच की डबल हो गई। अब बताओ नया ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच का कितना होगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आपको एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने डाला है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, एवरेज टाइप का है। देखो, तो मान लेते हैं बच्चों उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस कितने हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस मान लो बच्चों, इसका m1 मान लो, इसका m2 मान लो, और उनके बीच की दूरी को d मान लो। ठीक है, तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला कितना होगा, वो होगा g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में d स्क्वायर, है ना। इसको आप इक्वेशन 1 रख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं कब, नया केस कब, जब दोनों ऑब्जेक्ट के मास आधे हो गए हैं, आधे हो गया मास, यानी इसका मास हो गया m1 अपॉन में 2 और इस बॉडी का मास भी हो गया m2 अपॉन में 2, आधे हो गए, और उनकी बीच की दूरी जो है वो डबल हो गई। पहले कितनी थी d, अब कितनी हो गई 2d, डबल हो गई बच्चों। अब नया ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, पहले तो था 16 न्यूटन। ठीक है, चाहे मैं रख भी सकता हूं यहाँ पर रख दो 16 न्यूटन। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो चलो अब निकालते हैं। फॉर्मूला वही रखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का, लेकिन क्योंकि इस बार नया आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर उतना, क्योंकि बच्चों मास बदल गया, दूरी बदल गई बीच की, तो नया ग्रेविटेशनल फोर्स तो आना ही है। तो नए वाले को कैसे लिखेंगे, डैश लगा करके। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू जी, और अब क्या रखा जाता है यहाँ पे रखा जाता है मासेस का प्रोडक्ट। लेकिन अब मास कितने हो गए हैं, m1 अपॉन में 2 और दूसरा मास m2 अपॉन में 2।
ठीक है, डिवाइड बाय उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। उनकी दूरी अब d नहीं रहे बच्चों, उनकी दूरी अब 2d हो गई है, तो 2d का होल स्क्वायर किया जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा बच्चों, और तब जाकर के हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। चलो देखो g m1, और बच्चों ये 2 कहाँ जाएगा सर, ये 2 जाएगा नीचे। m2 सर, ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 जाएगा नीचे। बच्चों पॉइंट नहीं है, ये इनटू में है, ठीक है, ध्यान रखना। नीचे ऑलरेडी क्या है 2d का होल स्क्वायर, 2d के होल स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा 4d का स्क्वायर, है ना। तो बच्चों देखो 2 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, ठीक है। तो इस 2 और 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ये 16 जो नीचे आया है इसको मैं आगे लिख लेता हूं, और बच क्या गया, अब बच गया g, कैपिटल G, m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये आ गया। बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये तो सर मेरा पुराने वाला फोर्स है, और उसकी वैल्यू कितनी है 16 न्यूटन। तो बच्चों यहां पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हो 16 न्यूटन को, रख सकते हैं सर। तो नया ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि Fg डैश इक्वल्स टू 1/16 टाइम्स ऑफ इसका बोले तो 16 न्यूटन का, ठीक है। तो 16 न्यूटन, 16 से 16 मर जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन। तो देखो बच्चों, पहले जो फोर्स इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का 16 न्यूटन था, वो अब नए केस में कितना हो गया 1 न्यूटन। तो समझ आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बच्चों, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेज दो, ठीक है। मैं देख रहा था कुछ एपीएस के बच्चे जो है, दूसरे एपीएस के बच्चे, वो कमेंट कर रहे हैं, एपीएस रुड़की के और जबलपुर के, ऐसे कुछ बच्चे एपीएस के कमेंट कर रहे थे, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, कमेंट कर लीजिए, लेकिन पॉजिटिव कमेंट होने चाहिए, ठीक है। और अपने ज्यादा से ज्यादा इन दोस्तों को वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद होने का हमारा चैलेंज वाला क्वेश्चन, दम है तो करके दिखाओ वाला चैलेंज, ठीक है। चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों, इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, पर ये केस बेस्ड है। केस छोटा सा है, वो कोई बात नहीं, ठीक है। एक कंटेनर जिसका मास कितना है 800 ग्राम है, और उसका वॉल्यूम कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इट इज आउट नहीं बच्चों, इट इज पुट इनटू द वाटर, ओके, पानी में डाला उसको। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ द कंटेनर, कैलकुलेट की कंटेनर की डेंसिटी जो है कैलकुलेट कीजिए, ठीक है बच्चों। डेंसिटी पहला पार्ट करते हैं, पहला पार्ट ए पार्ट है। तो बच्चों डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास गिवन है 800 ग्राम, वॉल्यूम गिवन है बच्चों 900 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करेंगे 8/9, 8/9 बोले तो 8/9 बोले तो 0.88 क्या निकाल रहे हैं डेंसिटी ना, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, इतनी है सर। दूसरा पार्ट, व्हाट विल द कंटेनर सिंक और फ्लोट इन द वाटर, वो डूब जाएगा तैरेगा, आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखते हैं बच्चों जो वाटर की डेंसिटी होती है, अच्छा ये डेंसिटी किसकी निकाली है, कंटेनर की। कंटेनर के लिए मैं सी लिख रहा हूं। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चों डूबने तैरने का क्या फंडा है, डूबने तैरने का फंडा ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो डूब जाती है, और अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा है ऑब्जेक्ट से तो वो उसको तैरा देती है। तो अब यहां देख लीजिए किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये 0.88 है, ये 1 है। तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि हेयर डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो कंटेनर के लिए मैंने सी लिखा है, ठीक है। सो इट विल क्या हो जाएगा, इट विल फ्लोट बच्चों, वो तैरेगी, क्योंकि वाटर की ज्यादा आ गई भाई, ऑब्जेक्ट की कम है, कंटेनर की कम है, ठीक है। चलते हैं सी वाले पार्ट पर। सी क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द कंटेनर, ठीक है, कितना मास जो है पानी का वो कंटेनर ने डिस्प्लेस कर दिया। बच्चों यहां पे लगेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, कितना उसने डिस्प्लेस कर दिया। बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी आप किसी बीकर को पानी से पूरा भर देते हो, ठीक है, और उसमें कोई नई ऑब्जेक्ट डालते हो, तो बच्चों पानी नीचे गिरता है, पानी यहां से नीचे गिरेगा। जब ये पानी नीचे गिरेगा बच्चों, ठीक है, ये पानी का नाम क्या होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर। ये डिस्प्लेस होकर के आया है वाटर, इसलिए इसका नाम क्या होगा, डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस्ड वाटर इसका नाम होगा। इस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट होता है ना बच्चों, वेट, इस वेट के बराबर ही होता है बॉयंट फोर्स, ठीक है। अच्छा,
तो ये चौथे पार्ट में भी अप्लाई होगा बच्चों, ये सेम चीज, ये वाला कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज का ये फोर्थ पार्ट में भी अप्लाई होगा। ठीक है, चलो हमें मास निकालना है। ये जो डिस्प्लेस्ड पानी हुआ ना बच्चों, ये पानी जो डिस्प्लेस होकर के आया, इसका मास निकालना है। कैसे निकालेंगे सर मास, हमें क्या पता? बच्चों देखो दिमाग लगाओ। ठीक है, हम इस पानी का क्या निकाल लेते हैं, हम इस पानी का मास कैसे निकालेंगे भाई? हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला। किसकी डेंसिटी? ये जो पानी यहाँ पर आया है इसकी डेंसिटी निकाल रहा हूं मैं। देखो जरा ध्यान से, ये जो पानी डिस्प्लेस होके आया है ना, इसमें से मैं इसकी डेंसिटी निकाल लेता हूं। कैसे? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मास कितना है? अब आप कहोगे सर मास ये रहा 800। अरे 800 तो कंटेनर का है, मैं पानी की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेस वाटर की बात कर रहा हूं, उसका मास कितना है? तो सर वो तो आपको निकालना है। हाँ निकालना है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम कितना है? सर पता नहीं, दिया ही नहीं है हमें तो। बच्चों जो ऑब्जेक्ट उसमें डाला गया, जो कंटेनर उसमें डाला गया, जितना वॉल्यूम इस कंटेनर का रहा होगा उतना ही वॉल्यूम पानी डिस्प्लेस होगा। ध्यान रखना, जब तुम एक चीज को, किसी भी चीज को जब तुम पानी के अंदर डालते हो तो पानी का कितना वॉल्यूम राइज कर जाता है? जितने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट तुम डालते हो उसके अंदर उतना ही वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों हाँ, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जितना उस कंटेनर का था, कितना? 900। ठीक है, तो और डेंसिटी कितनी हो जाएगी भाई? डेंसिटी तो चाहे इस वाले पानी की हो चाहे इस वाले पानी की हो, वो तो सेम रहती है। तो डेंसिटी की जगह मैंने रखा 1 ही तो होती है, इक्वल्स टू मास आपको निकालना है। वॉल्यूम कितना है? जितना कंटेनर का होगा 900। लिख लीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम होगा। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई? मास कितना आ गया? 900 kg। केजी नहीं बच्चों, ग्राम, क्योंकि बातें ग्राम में चल रही थी। ठीक है, मास कितना आ गया? 900 ग्राम। हाँ, केजी में अगर बदलना चाहते हो तो केजी में बदलने के लिए कितना लिख दोगे? 0.9 kg लिख दोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो तीसरा पार्ट भी हमारा आ गया है। ठीक है, अब निकालते हैं चौथा पार्ट, डी वाला पार्ट। डी में क्या निकालना है? फाइंड द बुओयंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कंटेनर, कंटेनर पर कितना बुओयंट फोर्स लगा। बच्चों देखो मैंने क्या लिखा है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना ये पानी डिस्प्ले होकर इसमें आया है, आप इसका वेट अगर निकाल देते हैं तो उतना ही क्या लग जाता है? बुओयंट फोर्स लग जाता है। ठीक है, तो बच्चों बुओयंट फोर्स निकालने के लिए आप उसका वेट निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे सर इसका वेट? सर वेट जो होता है वो तो m × g होता है। भाई मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का? सॉरी, ऑब्जेक्ट का नहीं, पानी का मास कितना है? अभी अभी निकाला है सर, 0.9 kg। तो 0.9 kg रख दो ना, फिर शर्मा क्यों रहे हो? 0.9 kg इंटू में स्मॉल g, वो कितना होता है बच्चों? वो तो 9.8 होता है। अर्थ की बात चल रही है तो 9.8 रख दो, या चलो यहाँ पर मैं 10 रख देता हूँ। ठीक है, आप 9.8 भी रख देना, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो कितना आ गया बच्चों? 9, और ये आया क्या है? वेट, न्यूटन में। इतना बुओयंट फोर्स, ठीक है, इतना वेट है इसका, इतना वेट है इस पानी का, और वेट किसके बराबर होता है? बुओयंट फोर्स के बराबर, जो इस पर लग रहा है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पर लगा ना, जब ऑब्जेक्ट इसमें डाली गई तभी तो पानी डिस्प्लेस हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट पर कितना बुओयंट फोर्स लग गया? इस ऑब्जेक्ट पर बुओयंट फोर्स लगा 9 न्यूटन का। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे हमने चारों के चारों पार्ट सॉल्व कर दिए। जो पार्ट सी और डी था बड़ा ही इंपॉर्टेंट था बच्चों, और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल था। आपको ऐसे क्वेश्चंस पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, जो एवरेज बच्चे हैं, ये जो अबव एवरेज बच्चे हैं, वो इन क्वेश्चंस को जरूर किया कीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपके लिए ऐसे ही धांसू क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। ठीक है बच्चों, और आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। 12 के 12 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बच्चों है हमारा चैलेंज वाला क्वेश्चन, और शायद ये कुछ बच्चों ने कर रखा होगा, क्योंकि ये किसी ना किसी अच्छी किताब में, जिसके अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस का बैंक होता है जिसमें, वहां पर आपको मिल जाते हैं। दम है तो करके दिखाओ चैलेंज। दम है तो क्या है? 10 न्यूटन की आयरन की बॉल है और 10 न्यूटन की कॉटन की बॉल है। दोनों का वेट सेम है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, और दोनों को वेइंग मशीन पर रखा गया एक एक करके। विल द वेइंग मशीन शो द सेम वेट ऑफ बोथ? क्या वेइंग मशीन दोनों का बराबर वेट दिखाएगी? बच्चे सोचे होंगे कि सर 10 न्यूटन का ये है, 10 न्यूटन का वो है, तो अलग अलग वेट क्यों दिखाएगी मशीन? लेकिन जो बच्चे दिमाग वाले होंगे वो कुछ सोचेंगे और सोच करके बताएंगे कि इन दोनों का वेट क्यों अलग अलग होगा, क्यों सेम नहीं होगा। पर आपको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन भी कैसे करना है? जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो चलो आप कमेंट में इतना बता दीजिएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इस पर लग रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा
तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों के प्यार के लिए। आप बच्चे बड़ा ही सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, ठीक है। पहले 10th के बच्चों ने सपोर्ट किया, अब 9th के बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों आपके सपोर्ट के लिए। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों, इससे आप ना नॉलेज लिया कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है अपने फ्रेंड्स को, अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर किया कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।